हुए मौजूदा वक्त में पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि पहले पुलिस समय पर पहुंचती थी, मगर 2017 के बाद पुलिस बदल गई है। पहले वो बयान सुनिए, फिर आपको इसकी जानकारी भी देंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। इससे पहले सुरक्षा का कितना गंभीर संकट था। क्या ये सुरक्षा का वातावरण समाजवादी पार्टी दे पाएगी? क्या कांग्रेस दे पाएगी? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी दे पाएगी? क्या सुरक्षा का ये वातावरण ओवैसी दे पाएगा? भाइयों बहनों, जिनके कालखंड में उत्तर प्रदेश बदनाम हुआ था, उत्तर प्रदेश की एक बदरंग तस्वीर दुनिया के सामने जाती थी। हर तीसरे चौथे दिन जिनके कालखंड में एक दंगा होता था, वे लोग सुरक्षा का वातावरण कैसे दे पाएंगे? कैसे उन जब 100 नंबर था तब भी पुलिस आती थी बुलाने पर, और अब 112 तब भी पुलिस आ रही है। तो क्या बदल दिया इन्होंने? 100 नंबर था तो पुलिस बेईमान नहीं थी, लेकिन 112 करते ही पुलिस को पता नहीं क्या हो गया। ये नाम बदलने वाली, रंग बदलने वाली सरकार। उधर सीएम के बयान पर विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। कानून व्यवस्था और सुरक्षा की बात वो लोग कर रहे हैं कि जिनके राज में निहत्था किसान कुचला जा रहा है। अवैध वसूली को लेकर के मुख्यमंत्री के नाक के नीचे आज व्यापारी की हत्या हो रही है। रात के अंधेरे में बेटी को जलाया जा रहा है, दंगा को बढ़ावा दिया जा रहा है और दंगाई को फूलमाला पहनाया जा रहा है। वो लोग कानून व्यवस्था और सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं। ये वाकई में चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने भरोसा दिया है, कांग्रेस की सरकार आने पर कानून व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को स्मार्टफोन और स्कूटी मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में खुशहाली आएगी जब भारतीय जनता पार्टी जाएगी। और महत्वपूर्ण यह है कि अब जब सुरक्षा के मुद्दे पर इतनी सियासत हो रही है, जो कि नॉन स्टॉप जारी है, लेकिन इन सबके बीच अहम सवाल यह भी है कि आखिर प्रदेश की सुरक्षा किन हाथों में सुरक्षित है। आपको हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को बताते हैं और 2013 से 2016 के बीच की तुलना करते हैं। 2017 से 2020 के बीच के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ है, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसको आप देखिए। 2013 से 16 तक हत्या हुई 19,818 और 17 से 20 तक हुई 15,650। ये हत्या के मामले हैं 2013-16 और 17-20 के बीच में। बलात्कार हुए 14,358 2013 से 16 के बीच, यानी कि अखिलेश सरकार के वक्त, और 13,574 बलात्कार हुए 2017 से 20 के बीच, यानी कि बीजेपी सरकार के वक्त। 2013-16 के बीच 15,650 लूट की वारदात सामने आई और 2017 से 20 के बीच मामले सामने आए 10,932। डकैती के मामले 1,451, ये 2013 से 2016 के बीच, और योगी सरकार में आंकड़े आधे से भी कम रह गए 616। और अब सवाल यह भी है कि अगर इन सारी बातों को लेकर, खासतौर से सुरक्षा को लेकर सियासत होगी, तो फिर आंकड़े भी गिनाए जाएंगे। यूपी चुनाव के केंद्र में ये सुरक्षा व्यवस्था का क्या मुद्दा रहेगा और क्या वाकई प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा है? विपक्ष, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या पिछली सरकार में दंगाइयों पर नरमी बरती गई है? क्योंकि अगर आंकड़े उस वक्त ज्यादा थे, अब कम है, तो क्या ये इशारा कर रहे हैं? इसको लेकर भी सवाल करेंगे। और समाजवादी पार्टी की सरकार में लचर कानून व्यवस्था की जो छवि थी, वो क्या बीजेपी के लिए बूस्टर है? सुरक्षा व्यवस्था जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासत क्यों हो रही है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब सुरक्षा की बात आती है, जो कि हर व्यक्ति का अधिकार है और हर सरकार का यह दायित्व है कि वो अपने प्रदेश के लोगों की सुरक्षा करे, प्रदेश के लोगों की रक्षा करे, तो फिर इस मामले में मेरी तेरी सरकार क्या होती है? ये तो सभी के लिए जरूरी है और सभी के लिए इसका काम भी करना चाहिए सभी को। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ प्रदीप सिंह जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। हमारे साथ बीएसपी के प्रवक्ता फैजान खान जुड़ रहे हैं और हमारे साथ पूर्व डीजी सूर्य कुमार शुक्ला जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का यूपी मांगे उत्तर में। और पहला सवाल सूर्य कुमार शुक्ला जी मैं आपसे करता हूं। इससे पहले कि राजनीतिक चर्चा शुरू हो, जानना यह जरूरी है
कि अगर सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत हो रही है, हकीकत क्या है? क्या वाकई में प्रदेश में ये हाल रहा है कि पिछले रिकॉर्ड को देखें और अभी देखें तो कुछ संतोष मिलता है, या हालात उत्तर प्रदेश के बदले ही नहीं हैं, सिर्फ आंकड़े बदल गए? नहीं, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं और अपने सभी साथियों को भी आश्वस्त करता हूं कि मैं अभी भी लगातार पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ संपर्क में रहता हूं और महसूस करता हूं, सब लोग, साथी लोग जितने पुलिस में अभी काम कर रहे हैं टॉप पोजीशंस पर, तो वो बताते रहते हैं, कहते हैं कि अच्छी बात इस समय यह है कि कोई, किसी भी व्यक्ति की ये हिम्मत नहीं है कि कोई कह दे कि हम थाने से दबाव बना करके मुलजिम को छुड़ा ले जाएंगे। दूसरा जो अच्छी बात कहते हैं सभी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, कि ऊपर से शासन स्तर से कह दिया गया है कि आप किसी का हस्तक्षेप न बर्दाश्त करिए, जो न्यायपूर्ण हो, वाजिब हो, जायज हो, वो करिए। तीसरा जो बहुत बड़ा सुधार जिसके लिए पुलिस के अधिकारी स्वतंत्र और खुश महसूस करते हैं कि विवेचना जो होती हैं उसमें मुलजिम जो उनकी जांच की जाती है उसमें कोई दबाव कि किसी को निकाल दो और ये इसके खिलाफ चार्जशीट ना लगाओ, इस प्रकार का कोई भी काम नहीं होता। और आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जिस तरह से दंगाइयों के पोस्टर चौराहे पर लगाए गए, ये पहली बार हुआ। और साथ में यह कहा गया कि अगर कोई दंगा करेगा तो उससे पैसा एक भरपाई सरकारी संपत्ति जो नष्ट होगी उसकी की जाएगी। तो डर गए, अब कोई दंगा नहीं हो रहा क्योंकि पॉलिसी टाइट कर दी गई। और एकाएक ये जो कहा गया कि जो गैंगस्टर लोग, माफिया लोग नाजायज संपत्ति लूट करके, वसूली करके बनाए हुए हैं, उन पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। अगर वो नाजायज जमीन कब्जा करके उस पर बिल्डिंग बना लिए तो हैं कुमार शुक्ला जी, सार्वजनिक जमीनों ये पर, तो वर्तमान की स्थिति है, चला दिया जाएगा और चले भी कई जगह। तो उसके कारण माफिया बदमाश थोड़ा डर गए। और आपने सुना होगा कि जमानत कटा के जेल चले जाने लगे कि हम मार न दिए जाएं। और पुलिस को छूट दी गई कि जो गोली चलावे उसको गोली का जवाब गोली से दो। तो इसके कारण बदमाशों में एक डर पैदा हो गया। तो ठीक है, लोग बताते हैं कोई अर्ध पागल टाइप, ये सारी चीजें तो हम देख रहे हैं, जो मेंटल केस हैं वो नहीं मानते हैं। लेकिन पिछली सरकारों में अगर कुछ स्थितियां थी और अब की सरकार में ये पॉलिसी बदल गई है, तो पहले की सरकारों में कितना अंतर था? पहले क्या होता था, जरा इस पर भी प्रकाश डालिए ना। अब जैसे आतंकियों पर कि उनको मालूम है कि अगर हम कहीं आतंकवादी घटना करेंगे तो पुलिस हमारा इनकाउंटर कर देगी, तो समाज में एक डर पैदा हुआ बदमाश आतंकियों में जो ये आतंकवादी थे। और समाज में सुरक्षा की भावना पैदा हुई कि अब कोई आतंकी हमारे प्रदेश में करके निकल के नहीं जाएगा। पहले तो हिम्मत मैं लौट रहा हूं सूर्य कुमार जी आपके पास। अगर अधपगला है ये डर जरूरी है, ही देगा, लोगों को मार देगा। ये डर अपराधियों में होना जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कि अगर गलत काम करेंगे तो फिर आपको पुलिस ले जाएगी पकड़ के और आपको सजा भी होगी। तो फिर डॉक्टर अजीज खान जी, सवाल मेरा आपसे है कि याद होगा आपको कि मैं आ रहा हूं सूर्य कुमार जी, आ रहा हूं, बाकी मेहमानों को भी लेंगे इस चर्चा में, फिर मैं आपसे भी कंटिन्यू रखूंगा इस चर्चा को, सवाल आपसे दोबारा पूछूंगा। अजीज खान जी, सवाल यही है कि सुरक्षा की भावना अब ज्यादा महसूस की जा रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए विवेक जी, अभी मैं सूर्य कुमार शुक्ला जी को सुन रहा था, बहुत वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और बहुत बेहतरीन उन्होंने प्रशंसा पत्र पढ़ा है और वाकई में पुलिस को छूट है। और पुलिस की छूट की वजह ही यही है कि आज आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय के गृह जनपद में उनके नाक के नीचे, कान के नीचे आज पुलिस वसूली करने के लिए व्यापारी की हत्या कर दे रहा है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पुलिस को छूट है। आज वही पुलिस है कि आज पूरे प्रदेश में आप देखें कस्टोडियल डेथ पकड़ के ले जाती है पुलिस और थाने में मार देती है लोगों को। फर्जी इनकाउंटर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार नोटिस किया और कई बार लताड़ लगाई है
कि जिस तरीके से फर्जी इनकाउंटर पूरे प्रदेश में बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस को छूट है। मैं मानता हूं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लगातार चिंतित है, लगातार नोटिस पे नोटिस दे रहा है। सूर्य कुमार जी पढ़ते लिखते कम है, अब चूंकि वक्त हो गया, अधिकारी थे, बड़े सज्जन अधिकारी थे किसी वक्त, लेकिन पता नहीं कि वो जानकारी का अभाव हो गया है कि लगातार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिस तरीके से लगातार लताड़ लगा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को कि साहब कस्टोडियल डेथ, और जिस तरीके से निहत्थों को समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप ये लगते हैं कि समाजवादी पार्टी में दंगाइयों को संरक्षण था। मैं आ रहा हूं उसी मुद्दे पे ना, आप बात नहीं सुनेंगे, ऐसे कैसे होगा? अरे तो आपकी बात आ गई ना, उसके बाद दूसरा सवाल ही तो आपसे कर रहा हूं मैं, किसी और के पास तो गए ही नहीं हूं मैं। अरे आप ही से सवाल कर रहा हूं अजीज खान जी। नहीं, पूरी बात रखने दीजिए आप। अरे आपकी बात आ गई ना, कितनी बात सुनूंगा मैं? अजीज खान जी, प्रशंसा पत्र पढ़ा था उसके बारे में ना। अरे प्रशंसा पत्र तो आप कितना आरोप पत्र पढ़ते रहेंगे? क्या आरोप पत्र पढ़ने के लिए मैं 30 मिनट दे दूं आपको? हमारे रिज्यूम में निहत्थे किसान को कुचला नहीं जाता था, बेटी जो मासूम दलित की बेटी को रात के अंधेरे में जलाया नहीं जाता था, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जैसे बहादुर सिपाही को, बहादुर इंस्पेक्टर को जिसका मर्डर पब्लिकली मॉब लिंचिंग के थ्रू करने वाले लोगों को फूलमाला नहीं पहनाया जाता था। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। कुलदीप सेंगर जैसे अपराधी जो बहन बेटियों के इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, चिन्मयानंद, उनको सम्मान नहीं दिया जाता था। यह मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बात समझिए। यह है सुरक्षा और संरक्षा की स्थिति, यह संरक्षण, यह हम सूर्य कुमार जी इनको और आपको और साथ साथ बीजेपी को बताना चाहते हैं। नहीं, मुझे पता है अभी बीजेपी गायत्री प्रसाद प्रजापति का नाम लेकर आपको बताएगी कि आपकी सरकार में क्या होता था। अशोक पांडे जी जवाब दीजिए। मत गाइए, गायत्री लेके गाना मत गाइए आप। नहीं, मैं गाना नहीं गा रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं, आप भी तो गाना नहीं गा रहे। अशोक पांडे जी, अजीज खान जी आप रुकिए जरा। अशोक पांडे जी देखिए इनको शांत करिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार जीवन भर गायत्री मंत्र का जाप करती रही, गायत्री प्रजापति के मंत्र की जाप करती रही। बाप ने गायत्री प्रजापति के लिए बेटे को छोड़ दिया। जग जाहिर है महान गांधीवादी विचारक मुख्तार अंसारी इनके लिए गांधीवादी विचारक थे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हम विकास दुबे का इनकाउंटर करते हैं तो परशुराम की मूर्ति लगाते हैं। हम जब इनकाउंटर करते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण अगर किसी पार्टी ने किया तो इन्होंने किया। उत्तर प्रदेश में अपराधी के साथ ही नहीं, जब संकट मोचन में बम विस्फोट होता है, सीरियल बम ब्लास्ट होता है, माताओं बहनों की कोखें उजड़ती हैं, तो मेन आतंकी वलीउल्लाह पर से मुकदमा वापस लेने का काम अखिलेश सरकार करती है। ये वही लोग हैं। जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, एक बेटा दूध के अभाव में अम्मा अम्मा करता है, तो ये सैफई में माधुरी दीक्षित का छम्मा छम्मा करने वाले लोग हैं। इनको माफ नहीं कर सकती उत्तर प्रदेश की जनता। अपराध ही नहीं, आतंकी का साथ अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव तो कहते हैं हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर विश्वास नहीं है। उन्होंने जो किया वो जनता ने देखा और आपको मौका दिया। उन्होंने जो किया जनता ने देखा और आपको मौका दिया। बिल्कुल, हमने क्या तो आपकी सरकार में भी कौन सा आंकड़ा शून्य हो गया? हमने क्या किया? आपकी सरकार में भी हत्या, लूट, डकैती के आंकड़े कम हुए, लेकिन है तो प्रदेश में बिल्कुल कम हुए। और सुन लीजिए, हमने ज्यादा कम नहीं हुए, खुला हाथ दिया, जीरो टॉलरेंस। हमने कहा कोई भी अपराधी है बचना नहीं चाहिए। लेकिन अशोक पांडे जी, इसी खुली छूट के चलते कुछ पुलिस वाले निरंकुश हो गए। हमें अशोक पांडे जी, पुलिस कर्मी निरंकुश हो गए, जो पुलिस निर्दोष लोगों को मारने लगे। ये उसी खुली छूट का नतीजा है। एक घटना हुई, बिल्कुल एक गोरखपुर की घटना हुई, गोरखपुर की एक घटना हुई। हमने अपराधी की तरह उस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं, सिर्फ गोरखपुर में नहीं हुआ, कानपुर में ऐसा हुआ और दूसरी जगहों पर ऐसा हुआ। हम किसी कानपुर में भी, गोरखपुर में भी, कहीं भी अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो हम पुलिस को बख्शने वाले लोग नहीं है। जो भी गलत करेगा, जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। प्रदीप सिंह जी, आज आपसे मेरा सवाल है, आ रहा हूं पांडे जी, बाकी मेहमान भी हो जाएं, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। प्रदीप सिंह जी, सवाल इस बात का है कि सुरक्षा को लेकर हम जब चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपको क्या असुरक्षित माहौल लगता है? आपको लगता है कि यूपी रहने लायक जगह नहीं है, असुरक्षित है?
निश्चित तौर पर जब यूपी की सुरक्षा की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें 114 से ज्यादा अपराधी विधायकों के साथ सरकार में बैठी पार्टी अगर है तो निश्चित तौर पर यूपी सुरक्षित है। निश्चित तौर पर जिस कैबिनेट में ये फैसले लिए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा होनी चाहिए, उस कैबिनेट में आधे दर्जन से ज्यादा अगर अपराधी बैठते हो तो निश्चित तौर से यूपी सुरक्षित है। निश्चित तौर से यूपी सुरक्षित है। अगर 2 सालों में 20 से ज्यादा साधुओं की हत्या कर दी जाए तो यहां के साधु सुरक्षित हैं योगी की सरकार में। 93 से ज्यादा पत्रकारों पर आपराधिक हमले हो, उसके बावजूद अगर ये सरकार ये कहे कि यूपी सुरक्षित है तो हमें लगता है कि इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता। जब आप ये बताइए कि आज महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में आज बच्चियों के अपराध 55 प्रतिदिन 55 घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद भी यूपी सुरक्षित है। बच्चियों जो छोटी बच्चियों में 20 छोटी बच्चियों पर घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं, उसके बाद भी यूपी सुरक्षित है। इसके बाद जब बात करते हैं तो तमाम सुरक्षा की बात करते हैं, अपराधी की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं जेल में अपराधी अपना जन्मदिन मनाते हुए फोटो वायरल करते हैं, वीडियो वायरल करते हैं, उसके बाद भी यूपी सुरक्षित है। जेल के अंदर अपराधी एक दूसरे अपराधी की हत्या करता है, उसके बाद कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है। थाने फूंक दिए जाते हैं, अपराधी कांप रहे हैं, के नाम घोष के साथ सुबोध सिंह को गोली मार दी जाती है, उसके बाद भी यूपी सुरक्षित है। निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश नहीं इस देश का सबसे बड़ा माफिया ब्रजेश सिंह है, उसे सम्मानित करके सदन की सदस्यता दिलाई जाती है, यूपी सुरक्षित है। हाँ, ये बात माननी पड़ेगी। जो भारतीय जनता पार्टी का टैग पहन लीजिए, उसका गमछा पहन लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराध करने का आपको लाइसेंस मिल जाता है। आपराधिक आंकड़ों के मामले में, ठीक है, अवैध हथियार के मामले में पूरे देश में। ठीक है प्रदीप जी, लौटूंगा, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक पर जाने से पहले फैजान भाई जी की भी रिएक्शन बहुत जरूरी है। फैजान खान जी, बहुजन समाज पार्टी, और कहा जाता था कि मायावती के समय में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेस्ट होता है, तुलना होती थी अखिलेश सरकार की गवर्नमेंट से, और अब बीजेपी की सरकार भी 5 साल हो चले हैं और यहां के भी लॉ एंड ऑर्डर के लोग कभी तारीफ करते हैं, विपक्ष सवाल उठाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में अखिलेश राज से बेहतर परफॉर्म कर रही है बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में? विवेक जी, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में समाजवादी पार्टी और माननीय योगी जी की पार्टी, दोनों लोग एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मैं दोनों आंकड़े आपके सामने पेश कर दूंगा, आप टीवी स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं। उससे पहले विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात को कहने के लिए कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जब शासन था तो ये मैं उत्तर प्रदेश का बच्चा इस बात को कहता है, जो आपने अभी दोहराया कि कानून द्वारा कानून का राज स्थापित अगर उत्तर प्रदेश में हुआ तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुआ। रही बात, आपने देखा अजीज खान साहब अभी आंकड़ा दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मानी ही जाती है माफियाओं की पार्टी। सबसे ज्यादा बलात्कार आप देख लीजिए, ये मैं नहीं बोलूंगा, आज जिस ये राजभर साहब को अपने गठबंधन में लिए हैं, उन्होंने ही एक वीडियो वायरल किया है विवेक जी, आप उसको भी दिखा सकते हैं। हाँ, वो पुराना वीडियो 20 नवंबर का सामने आ रहा है कि अगर समाजवादी को वोट किए तो अपने महिलाओं, अपने बच्चियों के साथ, औरतों के साथ, बीवियों के साथ, बहनों के साथ नाइंसाफी करोगे। ये इन्हीं राजभर सबका स्टेटमेंट विवेक जी। फैजान खान जी क्या करें, सबने उस चीज को देखा। पॉलिटिकल लोग आज जो बात कहते हैं जिसके लिए कल उसके साथ हाथ मिला लेते हैं, तो उनकी बात पर तो अब लोगों को भी भरोसा कम होने लगा है ना। उनकी बात पता नहीं, उनकी बात तो चुनाव भी होती है, चुनाव आ गए तो पता नहीं आज किसके साथ कल किसके साथ बातें बदल जाती है, विचारधारा बदल जाती है। मैंने ये बात कहा कि उनके राजभर जी ने इस बात को कहा, मैं ये बात कह रहा हूं, मैं गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा है गठबंधन करें, लेकिन मैं स्टेटमेंट बताया तो समाजवादी किस तरह की माफियागर्दी करती है, किस तरह से महिलाएं सुरक्षित रहती हैं, ये राजभर साहब ने खुद ही दर्शा दिया है उत्तर प्रदेश की जनता को। रही बात भारतीय जनता पार्टी, जल्दी से कंक्लूड करिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। फैजान भाई, आपका स्टेटमेंट दिखाया, मुझे ऐसा लग रहा पूर्व डीजीपी साहब को कुछ भारतीय जनता पार्टी से चाहिए। उन्होंने पूरा का पूरा गुणगान इस तरह से कर दिया कि वो गोरखपुर की घटना, लखीमपुर खीरी की घटना। आप ये बताइए, मैं ब्रेक पर लौट रहा हूं, ब्रेक के बाद लौट रहा हूं। फैजान खान जी, उन्होंने जितनी घटनाओं का जिक्र किया, उनमें से कौन सी घटना गलत है? मैं इस सवाल का जवाब आपसे ब्रेक के बाद लूंगा, मुझे ब्रेक पर जाना है, और ब्रेक पर लौटेंगे तो उसके बाद फिर बात इसी सुरक्षा मुद्दे को लेकर बरकरार रखेंगे कि सुरक्षा का अगर मसला है, सुरक्षा का मामला है और हर आदमी सुरक्षित होना चाहता है, तो फिर इस पर सियासत किस काम की? सियासत के लिए तो दूसरे सारे मुद्दे हैं। छोटा सा ब्रेक है, चल लौटते हैं।
चर्चा आज बड़ी महत्वपूर्ण है सुरक्षा को लेकर, और सुरक्षा पर सियासत जब होती है तो फिर आरोप प्रत्यारोप कम नहीं होते। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं सूर्य कुमार शुक्ला जी, पूर्व डीजी हैं, उनसे हम बात करते हैं एक बार फिर से, उसके बाद बाकी फिर राजनीतिक दलों से भी हम बात करेंगे। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपकी कही गई बात विरोधियों को लग रहा है कि आप प्रशंसा पत्र पढ़ रहे हैं योगी सरकार का, यूपी सरकार का। आप ऐसी बात क्यों नहीं बता रहे जो बाकी विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं या फिर इस तरह के मामले सामने आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है? ये आपको नजर क्यों नहीं आ रहा है? विपक्ष ये आरोप लगा रहा है आप पर। हाँ बिल्कुल भाई साहब, दो बात है। नंबर एक बात कि मैं पुलिस विभाग के प्रवक्ता के रूप में जब कोई बात प्रस्तुत कर रहा हूं तो अपने सभी साथियों से अनुरोध कर रहा हूं कि भाई जैसे आप अपनी पार्टी का पक्ष रखते हो, तो मैंने तो किसी पे आक्षेप, पटाक्षेप, कटाक्षेप नहीं किया, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बात रखो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो बात पुलिस के अधिकारियों में वर्तमान समय में चल रही है, पुलिस विभाग में चल रही है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब दो बात इसमें और क्लियर कर दूं कि आपने स्वयं डाटा दिखाया कि पहले का यानी कि सपा सरकार में क्या क्राइम पोजीशन थी और भाजपा सरकार में क्या क्राइम पोजीशन है, आपके स्क्रीन पर मैं भी देख रहा हूं जी। और अभी थोड़ी ही देर पहले जो पुलिस हेडक्वार्टर के पीआरओ से भी मेरी बात हुई इस टॉपिक पर। यूपी की लगभग 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है और बाकी दूसरे प्रदेश ऐसे भी हैं जहां 1 करोड़ की आबादी है, गोवा भी है, केरल भी है। तो जो लोगों को यह लगा करता है कि यूपी क्राइम में बहुत आगे है, तो मैं उन भाई साहब लोगों के सूचना के लिए बता दूं कि चूंकि आपके प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है तो इसलिए यह हो सकता है, लेकिन जो प्रतिशत अपराधों का है उसमें यूपी नंबर 3 पर है नीचे से, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से जो बेहतर राज्य हैं उनमें नीचे से तीसरे स्थान पर है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा, पुलिस विभाग का ये लगातार कहना है कि भाई ये तो नहीं गारंटी ली जा सकती कि कोई पुलिस वाला बदतमीजी नहीं कर जाएगा, कोई अवैध वसूली नहीं कर जाएगा रात बिरात या छिप कर, या किसी से कोई जो बात आई कि गोरखपुर में एक दरोगा ने गोली मार दिया या मारपीट कर दी, वो मर गया बेचारा। तो ये नहीं कहता पुलिस विभाग, ये कहता है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो हम कोई रियायत नहीं करेंगे, उस पुलिस वाले को भी अपराधी की तरह ट्रीट करके एफआईआर लिख के भेजा जाएगा। ये तो रियायत होनी भी नहीं चाहिए। अभी आपने देखा क्योंकि कानून तो सबके लिए एक है। सूर्य कुमार शुक्ला जी, मेरा एक सवाल प्लीज, मेरा सवाल ये है, और ये सब लोग राजी करेंगे, सब लोग सहमत होंगे कि इस समय यहां तक कि अभी खीरी में घटना हुई, कई लोग कह रहे थे कि वो छोड़ दिया जाएगा, वो मंत्री जी का बेटा है इसलिए छोड़ दिया, लेकिन सब पूरे प्रदेश ने देखा कि कोई रियायत पुलिस विभाग ने सूर्य कुमार शुक्ला जी, उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। और बात सब ट्रीटमेंट, एक मिनट सर, एक सवाल प्लीज मेरा, इसलिए वो महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो पुलिस वाले हो या गैर पुलिस वाला हो, आम नागरिक हो या खास नागरिक हो। लेकिन जब हम बात करते हैं पुलिसिंग की, क्या यह खुली छूट का नतीजा है कि गोरखपुर में जो घटना हुई, आगरा में जो घटना हुई, कानपुर में जो घटना हुई जिसमें निर्दोष की हत्या का आरोप पुलिस पर लगा है, क्या यह खुली छूट का नतीजा है कि पुलिस अब गोली चलाने से पहले सोचती नहीं है कि हो सकता है कि सामने वाला निर्दोष हो सकता है कि वो अपराधी भी हो? लेकिन क्या ये सवाल इसी बात को लेकर है कि खुली छूट का यह परिणाम है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है? टॉपिक, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका जो शंका है वो बिल्कुल वाजिब है। इस पर पुलिस विभाग के भी लोगों में खूब चर्चा हुई कि ये छूट इसलिए दी गई थी पुलिसकर्मियों को कि गलत दबाव में मुलजिमों को न छोड़ दो, मुलजिमों को रियायत न कर दो, इसलिए दी गई थी कि पार्टी कार्यकर्ताओं के दबाव में या नेताओं के दबाव में किसी मुलजिम को न छोड़ दिया जाए। छूट इसलिए दी गई थी कि कोई हस्तक्षेप ना हो।
लेकिन कुछ जैसे बदतमीज लोग सब जगह रहते हैं, तो उसी तरह पुलिस भी भाई साहब बहुत बड़ा संगठन है, 3.5 लाख लोग हैं यूपी पुलिस में लगभग। अब इसमें कोई ना कोई इस तरह की घटना आप देखते हैं कि 100 नहीं 1000 घटनाएं अच्छी होती हैं, उनकी उतनी चर्चा नहीं होती, और रोज इस तरह के लोगों की मदद होती, उसकी चर्चा नहीं होती। लेकिन गोरखपुर में एक घटना हो गई या खीरी में हो गई तो देखते हैं आप खूब चर्चा होती है। तो मेरा निवेदन यह है कि यह तो नहीं कोई गारंटी कर सकता कि अपराध बिल्कुल नहीं होगा या पुलिस बिल्कुल कहीं कोई पुलिस वाला बदतमीजी नहीं करेगा, लेकिन मुख्य बात होती है कि उसको संरक्षण न दिया जाए पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, पुलिस के अफसरों की तरफ से, बचाया न जाए मुलजिम को। ठीक है, तो सर मैं लौट रहा हूं, डर रहता है कि जो गलती किया, गड़बड़ी किया, उसको भी जेल भेजा जाए। मैं उनके पास जा रहा हूं। फैजान भी 1 मिनट इंतजार करिए, मैं जाऊंगा अजीज खान जी के पास, उसके बाद फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूं, फिर मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। अजीज खान साहब, तो सवाल इस बात का कि संरक्षण कौन देता रहा है? आरोप ये लगते रहे कि 2012 से 17 के बीच में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, मैं ये मानता हूं पर्सनली आपको बताऊं कि अखिलेश यादव के पास वो विजन तो था, अखिलेश यादव परिवर्तन तो लाना चाहते थे, लेकिन पता नहीं वो पार्टी में मजबूरी रही या सरकार चलाने मजबूरी रही कि वो खुले तौर पर उस पर काम कम कर पाए। लेकिन आपके पार्टी के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा या वो संरक्षण के द्वारा ये स्थितियां बन गई, एक तस्वीर बनकर सामने आई कि अखिलेश राज में गुंडागर्दी बढ़ती है, अखिलेश राज में सांप्रदायिक दंगे बढ़ते हैं। ये छवि क्यों बन गई फिर? देखिए विवेक जी, 2-3 बातें हैं, बड़ी अहम हैं। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं, जो आंकड़े अब एनसीबी का दिखा रहे हैं वो आंकड़े जरा मैं बता दूं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि पहले एफआईआर होता था, वो जो क्राइम होता था वो दर्ज होता था, आज रिकॉर्ड भी छिपाया जा रहा है और उसके साथ साथ एफआईआर नहीं हो रहा है। ये आप भी जानते हैं कि नहीं, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं, मैं ये समझना चाहूंगा। बात सुनो, आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं ना, उसी वहीं पाऊंगा, मैं वहीं आऊंगा। दूसरी बात, मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये भी आप भी जानते हो और सूर्य कुमार शुक्ला जी भी जानते हैं कि थाने में वसूली बढ़ गई है। ये मैं खुलेआम कह रहा हूं क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं देख रहा हूं सुनवाई नहीं हो रही है, बगैर पैसे के पुलिस काम नहीं कर रहा। तो एक आप वीडियो बना के सामने ला देते महाराज। आज सरकार का इकबाल जो है, अरे बात सुनिए मेरी बात सर, सरकार का इकबाल पुलिस से खत्म हो गया है, अधिकारियों पर से खत्म हो गया है, नियंत्रण खत्म हो गया है। सरकार पूरी तरह से अधिकारियों के ऊपर से जो उसका दबाव होता है वो नहीं बचा है, पहली बात बताऊं। दूसरी बात बताऊं, आज आप अंदाजा लगाओ, अभी एक बड़ा अहम बात बताना चाह रहा हूं कि संजय निषाद में एक वीडियो वायरल हुआ और बाकायदे उस पर स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ। उन्होंने कहा साहब थाना फूंक दे, हमें चुनाव जीतना चाहे थाना फूंकना पड़े, चाहे दंगा करवाना पड़े, और मैं जिस पार्टी में हूं वहां मुकदमा वापस भी हो जाता है। अब बताइए कि बीजेपी की स्थिति आप देखिए कि आज लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो बड़ी बड़ी दुहाई देती है, एक ऐसा शख्स जो खुलेआम चैलेंज करता है, उसको अपने आप जो है साथ में लेकर के और किस गलबैया करके कैसे खेला जा रहा है, अब अंदाजा लगाओ। एक बात। दूसरी बात, अभी साहब सूर्य कुमार जी ने कहा कि साहब एकाध लोग ऐसे, एकाध लोग नहीं है, एकाध लोग नहीं है, पुलिस विभाग में अधिकांश लोगों को इस कदर छूट दे दी गई है कि आपको इनकाउंटर की कहीं फेहरिस्त पढ़ दूं। आजमगढ़ में 14 सितंबर 17 को रामजी पासी को ले जाकर के इनकाउंटर कर दिया गया। आजमगढ़ में ही दूसरे शख्स को, मुकेश राजभर को इनकाउंटर कर दिया गया। बागपत में सुमित गुर्जर का इनकाउंटर कर दिया गया। आदेश यादव का इनकाउंटर आपके नोएडा में कर दिया गया। इसी तरीके से आप देखिए कि अजीज खान जी, बीजेपी विधायक, इतने सारे एनकाउंटर हो गए, समाजवादी पार्टी इन एनकाउंटर पर क्या देख रही है? केवल देख रही है कि एनकाउंटर गलत हो रहे हैं या उस पर कुछ एक्शन लिया आपने? हो रही है इनकाउंटर गलत हो रहा है। अरे तो आपने क्या किया? आप कोर्ट गए, आपने राज्यपाल से मुलाकात की, आदमी तो मर गया ना, आप राष्ट्रपति के पास गए। अरे मर गया तो क्या मतलब शांत हो जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लताड़ लगाई, क्या फर्क पड़ा उससे? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लताड़ लगाई, क्या फर्क पड़ा? आदमी तो मर गया ना, आदमी तो मर गया, उसका तो मर्डर कर दिया गया। क्या मुआवजा दे देने से उसकी भरपाई हो जाएगी? किसानों की हत्या कर दी गई, कुचल दिया गया, उनका आप मुआवजा देकर के उसकी भरपाई कर पाएंगे क्या? ठीक है, ये जवाब ले लेते हैं, कर पाएंगे क्या? अशोक पांडे जी जवाब दीजिए, और जवाब इस बात का भी दीजिए कि अगर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात चलती है तो ये जो घटनाएं होती हैं इस पर भी बात होनी चाहिए। आप इन घटनाओं की तरफ ये कह रहे थे कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, कोई बख्शा नहीं जाएगा, अपनी बात खत्म कर देते हैं। हमने देखा है कि लखीमपुर मामले में पुलिस ने
गेट पर नोटिस चस्पा किया, पुलिस ने ये इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि मंत्री के बेटे को जाकर गिरफ्तार कर ले, तो ये तो बताता है कि पुलिस भी आप कभी कभी कमजोर कर देते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपको बता दें कि गृहराज मंत्री के बेटे के खिलाफ एफआईआर होती है, इनका शासन होता तो एफआईआर भी नहीं होती। दूसरा, इन लोगों ने गुंडों का इतना मन बढ़ा दिया था कि प्रदेश में उनका शासन चल रहा था, हमारे बुलडोजर उनकी संपत्तियों को अवाप्त कर रहे हैं, ये लोग चिल्लाने लगे हैं, इनके पेट में दर्द नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप एफआईआर दर्ज नहीं करते तो आखिर तो काम होने थे। गुंडा राज इन लोगों ने करा दिया था पूरे प्रदेश में। हम आपको बता दें, इतना मन बढ़ गया था कि सीएए के आड़ में जिस तरह से प्रदेश में हिंसा भड़काई गई, लेकिन योगी जी ने कहा कि जिन लोगों ने सरकारी सामानों को जलाया है, बसों को जलाया है, उनकी संपत्ति अवाप्त करके हम लेंगे। हमने उनकी फोटो चस्पा की, हमने संप लिया। अभी उत्तर प्रदेश में, देश में आपने देखा कि भारत पाकिस्तान का मैच होता है, तो पाकिस्तान जब जीतता है तो यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, लेकिन हमने कहा ये योगी की सरकार है, यहाँ पाकिस्तान ये सब तो ठीक है, होनी भी चाहिए कार्रवाई, तो इस देश से देश विरोधी लोगों को सजा मिलनी चाहिए या देश के बाहर भेजना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है अशोक पांडे जी, इनको कौन बढ़ाता है? ये सपा बढ़ाती है। उत्तर प्रदेश में वलीउल्लाह पर से मुकदमा कौन वापस लेता है? कि आप एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, आप एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, इसलिए आंकड़े कम हो जाते हैं। अजीज खान जी ये कह रहे हैं बिल्कुल एफआईआर अगर गृहराज मंत्री के बेटे के खिलाफ हुआ, इसका मतलब है कि हमारा शासन जीरो टॉलरेंस की नीति पे आज भी अडिग है। ठीक है फैजान खान जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि ऐसी घटनाएं, जिन घटनाओं को लेकर जिक्र हो रहा है, मैं आप अपनी बात रखिएगा, मैं एक सवाल उसमें जोड़ देता हूं, फिर मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। जिन घटनाओं को लेकर जिक्र हो रहा है, ये सारी घटनाएं हर सरकारों में हुई हैं। बीएसपी की सरकार में भी हुई थी, बीएसपी की सरकार में भी आगरा में क्या हुआ था वो आपने देखा है, आपको पता होगा बीएसपी की सरकार में से पहले क्या हुआ। लेकिन अभी जब सरकार ने गियर चेंज किया कि जितने दंगाई हैं उनके फोटो लगाए, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया, इससे तो असर पड़ता है ना। ये फैसला सही नहीं है सरकार का? विवेक जी, मैं सबसे पहले स्टार्ट कर दूं, सारी बातें आपने जो सवाल किया सब इसमें आ जाएंगे। आपने सही कहा कि किसी की भी सरकार हो, घटनाएं को रोकने का नियत होना चाहिए, कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने का नियत होना चाहिए। मैं इस बात को एक डेटा के साथ आपको उदाहरण दे दूं कि हमारे वक्त भी घटनाएं अगर हुई तो हमने अपने सांसद विधायक तक को जेल भेजने का काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में हुआ, पुलिस ने अपराधी को दमाद की तरह ट्रीट किया, और आप सब ने देखा कितने दिनों के बाद गिरफ्तारी हुई, और आज भी गृह मंत्री का इस्तीफा लेने में असफल साबित हुआ भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात मैं कह दूं कि जब सूर्य कुमार जी ने अभी कहा बहुत अच्छी बात कि अतुल राय के बारे में, अतुल राय के बारे में बताइए ना फैजान खान, तरीके से दबाव फैजान खान जी, तो मैं अतुल राय के ऊपर बलात्कार का आरोप है कि नहीं है? जी, टिकट दिया आपकी पार्टी ने और जीते भी जेल से ही? बिल्कुल है, जेल में बंद है, और कोई भी बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता उनकी सिफारिश नहीं कर रहा है। अंसारी के ऊपर कितने गंभीर आरोप थे? अगर हम अतुल राय आपने मना कर दिया कि टिकट नहीं देंगे, तो आप ये इल्जाम हम पे लगा सकते हैं। भाई तो आपने बताइए ना, तो हमने कर दे। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर दे रही है ऐलान कि हम किसी भी माफिया को टिकट नहीं देंगे 2022 के चुनाव में? है हिम्मत तो करके दिखाई है। वो तो कह रहे हैं कि माफिया भी बुलडोजर चला रहे हैं उनके घर पे, दुकानों पर। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सूर्य प्रकाश जी जो उन्होंने बोल रहे थे, पूरी डीजी साहब, अगर पुलिस की नीयत इतनी सही है तो सहारनपुर में एसएसपी के परिवार को गौशाला में अपनी जान बचानी पड़ी। मैं पूछता हूं उस सांसद पे क्या कार्रवाई की आपके पुलिस ने? आप कह रहे हैं कि सब पे कार्रवाई हो रही है, पुलिस को ऊपर से दबाव है कि सारा खुलेआम छूट करें। आप बताइए, अगर इतनी ही संविधान को कुचलने का पुलिस को ऑर्डर ऊपर से मिल रहा है, ये तो फैजान खान जी, पुलिसिंग को लेकर सूर्य कुमार शुक्ला गैर राजनीतिक आदमी है, गैर राजनीतिक इंसान है, वो केवल पुलिस की व्यवस्था को लेकर हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। उनके द्वारा जो बात कही जा रही है, जो चर्चा चलती है, वो पुलिस में काम नहीं करते हैं, पूर्व डीजी हैं, उन्होंने जो देखा समझा उसके बारे में वो राय रख रहे हैं, जो बातचीत उनकी होती है, जो जैसा काम कर रहे हैं वैसा है। आप उनको पॉलिटिकल पर्सन के तौर पर मत लीजिएगा।
ओके, कोई नहीं, मैं नहीं, लेकिन वो बातें ऐसी कर रहे हैं कि वो लग रहा पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं या कोई लाभ लेना चाहते हैं। क्योंकि आपकी पार्टी में आएंगे मना कर देंगे? उनके आपकी पार्टी में आएंगे मना कर देंगे? वो भारतीय जनता पार्टी, आप तो ब्राह्मण दलित का गठबंधन कर रहे हैं ना चुनाव में। सूर्य कुमार शुक्ला जी ब्राह्मण है, मना कर दोगे उनको आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कर रहे हैं आगे। नहीं, ये नहीं, मेरी बात समझिए, हमें आमंत्रण इनको आमंत्रित करने से और इसके करने से बात नहीं। जो मैंने ये नहीं बात किया कि मैं उसका कटाक्ष कर रहा हूं, भाजपा में कोई आदमी अनुचित नहीं कर सकता या पुलिस का कोई आदमी गड़बड़ काम नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर कोई बदतमीजी करेगा, नहीं, आपने कहा कि उस पर एक्शन होता है। मैं इस बात को मान लिया आपकी, पूरे डीजी साहब, मैं इस बात को मान लिया कि गलतियां किसी से भी होंगी, लेकिन एक्शन पे आपने कहा कि उस पर एक्शन होता है, तो एक्शन क्यों नहीं हुआ? ठीक है, एक मिनट, सांसद पे एक मिनट क्यों नहीं हुआ? फैजल खान जी, के घटना में गृह मंत्री साहब का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? शुक्ला जी एक मिनट सर, एक मिनट प्रदीप सिंह जी, सवाल मेरा आपसे, आपके पास, ठीक है, मैं सीधा तौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। मेरे पास कम समय बचा हुआ है, करे तो बताइए, पुलिस विभाग में उस पर पूरी कार्रवाई होगी, ये कहने का। ठीक है, सूर्य कुमार शुक्ला जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। भ्रष्टाचार को प्रदीप सिंह जी, सवाल मेरा आपसे, सर एक मिनट लौट रहा हूं, प्लीज प्लीज। पुलिस को जो अपना एक मिनट फैजल भाई, कानून का राज स्थापित करना था, उसमें मेरा प्रदीप सिंह जी सवाल है। प्रदीप सिंह जी, देखिए उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पिछले 3 दशकों से नहीं है, और हम जब चर्चा कर रहे हैं तो हमारी पुरानी पीढ़ी जो उत्तर प्रदेश में रहती है वो बता सकती है हमें कि कांग्रेस की स्थिति उस वक्त क्या थी, क्योंकि 30 वर्ष पहले ना तो इतना सोशल मीडिया एक्टिव था, ना था उस वक्त मौजूदा स्थिति में, और ना इतने चीजें सामने आती हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आपका रोड मैप क्या है? सरकार में आप आते तो आप क्या करेंगे ऐसा कि पूरे सारे आंकड़े जितने भी अपराध से जुड़े हुए हैं, क्या आप ये वादा कर सकते हैं खत्म हो जाएंगे सारे आंकड़े? निश्चित तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ठां ठां की आवाज मुंह से निकालते हुए इनकाउंटर नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो सुबोध सिंह के हत्यारों को सरकार की पार्टी द्वारा माल्यार्पण नहीं किया जाएगा, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर सरकार कांग्रेस की आएगी तो विवेक तिवारी की हत्या गोली मारकर नहीं कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो पाटीदार जैसे लोग त्रिपाठी जी की हत्या करने के बाद आज तक फरार नहीं होंगे, उनकी गिरफ्तारी होगी। आज तक उनका निलंबन के अलावा बर्खास्तगी नहीं होगी, हमारी सरकार में उनकी बर्खास्तगी होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 114 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिस तरह सदन में माननीय सदस्य हैं उस तरह से भारतीय कांग्रेस की सरकारों में नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो नहीं होंगे, क्या मतलब है? सबसे बाकी जगह पर जहां आपकी सरकार है, आपके नेता क्या साफ अपने ही मुकदमे वापस लेने की बात की राय नहीं दी जाएगी और अपने दल के अपराधियों के मुकदमे वापस लेने की बात। ठीक है, रामराज दिला देंगे, यानी कि आप रामराज दिला देंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपको विश्वास करते हैं कि बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं होंगे, उनका यौन शोषण नहीं होगा, 92 साधुओं की हत्या नहीं होगी, करीब 93 पत्रकारों के साथ जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं होंगी, ये घटनाएं नहीं होंगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं और यह भी विश्वास दिलाते हैं कि ब्राह्मण, दलित, मुसलमान अगर थानों में एफआईआर कराने जाएंगे तो उनकी एफआईआर लिखी जाएगी, उन्हें जाति के आधार पर एफआईआर लिखने से रोका नहीं जाएगा। केवल एक ही जाति के लोग थानों में मुखिया के रूप में बैठे नहीं मिलेंगे। मध्य प्रदेश में इनका एक एमएलए बलात्कार करके फरार है, इनके एक एमएलए बलात्कार मध्य प्रदेश में किया, उस पर बोलिए। कुलदीप सेंगर की बात कर लो। चलिए ठीक है, यही दिक्कत है इस देश की सियासत की, क्योंकि दागी हर जगह है, दागियों की कमी किसी दल में नहीं है, और फिर बात सुरक्षा की आती है तो एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद प्रदीप सिंह जी, धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद राजीव।